हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी की और अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी को समझाते हुए कहा, देखो आंटी जी, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, क्या ये सब ठीक होगा? तब आंटी ने कहा, बेटे जैसे हो, लेकिन मेरे बेटे तो नहीं हो। मुझे तुम बेहद पसंद हो। जब से मेरे पति की मौत हुई है, तब से मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की बेहद ज़रूरत है। तब मैंने आंटी से कहा, लेकिन आंटी, मैं तो आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, ये कैसे मुमकिन है? तब आंटी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन पहले मैं पता तो कर लूँ तुम मेरी बेटी के लायक हो भी या नहीं। इतना कहकर वो मेरे बेहद करीब आ गई थी। अब मेरे भी जज्बात बेकाबू होने लगे थे। आखिर मैं क्या करता? आंटी मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गईं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम पंकज है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। मेरे पड़ोस में एक 40 साल की आंटी जी रहती थी। आंटी विधवा थीं। उनके पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। उनकी बेटी का नाम चांदनी था और बेटा मुंबई में जॉब करता था। आंटी और उनकी बेटी घर में अकेली ही रहती थी। वो मुझे अक्सर शाम को घर पर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बुला लेती। चांदनी 10वीं कक्षा में थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र हमेशा चांदनी पर ही टिकी रहती थी। उसकी खिलखिलाती हंसी, उसकी खूबसूरती मुझे बेहद भा गई थी। मैं उसकी पहली पसंद बनना चाहता था। उधर चांदनी की नज़रों से भी मुझे ऐसा ही कुछ इशारा मिल रहा था। कभी कभी जब वो अपनी छत पर होती तो उसकी नज़रें हमेशा मुझे ही ढूंढती रहती थीं। जब मैं उसे नज़र आता तो वो धीरे से मुस्कुराकर नीचे चली जाती। अभी हम दोनों के अंदर धीरे धीरे प्यार पनप रहा था। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मेरा मोबाइल उनके घर पर ही छूट गया। मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर के बाद मेरी माँ के फ़ोन पर चांदनी की माँ ने फ़ोन करा। आंटी ने मेरी माँ से कहा कि पंकज अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया है। मेरी माँ से चांदनी की मम्मी की बातें होती रहती थी। चांदनी की मम्मी ने कहा, पंकज को घर भेज दीजिए, वो आकर अपना फ़ोन ले जाएगा। माँ मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। फिर मुझे चांदनी के घर से फ़ोन लाने के लिए कहने लगी। जब मैं उनके घर पर अपना फ़ोन वापस लेने पहुंचा, तब चांदनी की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, पंकज, तुमने अपने फ़ोन में मूवी तो बहुत अच्छी रखी हुई हैं। मेरे फ़ोन में बहुत सारी फ़िल्में थीं, लेकिन आंटी कौन सी फ़िल्मों की बात कर रही थीं, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आंटी ने कौन सी फ़िल्म देखी है, मैंने अनजान बनकर उनसे पूछा, थैंक यू आंटी, मगर आपने कौन सी मूवी देखी थी? आप कौन सी मूवी की बात कर रही हैं? मेरे फ़ोन में तो बहुत सारी मूवी हैं। वो मुस्कुराकर बोली, वो वाली। मैंने कहा, आंटी, मैं समझा नहीं। आंटी बोली, ज़्यादा भोला मत बन, तेरी मम्मी को बताऊंगी तो तुझे सब याद आ जाएगा। मैंने फ़ौरन ही बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने फ़ोन में कोई भी गलत फ़िल्म नहीं रखता। आप माँ को कुछ मत कहना, मैं ये सब डिलीट कर दूँगा फ़ोन में से। आंटी बोली, डर मत, कुछ नहीं कहूँगी तेरी मम्मी को। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। ये बताओ कि गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई भी नहीं है। आप मोबाइल दे दो मेरा। मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वो बोली, फ़ोन में लॉक लगा कर रखा करो। मैंने कहा, ठीक है आंटी। फिर मैं अपना फ़ोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा, लेकिन मेरी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में आंटी की ही बातें घूम रही थीं। उस दिन के बाद से आंटी ने मुझे अब घूरना शुरू कर दिया था। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुला लेती, कभी मुझे छूने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर पर ट्यूशन देने गया, तब मैंने देखा कि आंटी बिल्कुल अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी जी,
चांदनी कहाँ पर है? तब आंटी ने जवाब दिया, वो तो अपने चाचा के यहाँ गई है। मैंने हैरानी से पूछा, कब? आंटी बोली, आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके चाचा आ गए थे, उसका भी बहुत मन कर रहा था और वो सुबह उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब चांदनी ही नहीं है तो फिर मैं जाऊं? तब आंटी बोली, जब आ ही गई हो तो बैठ जाओ, चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना, एक कप मेरे साथ। मैं बोला, ओके। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज़्यादा रुकने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आंटी चाय बनाकर लाईं। जब मुझे वो कप पकड़ाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वो बोली, बहुत मुलायम हाथ है तुम्हारा। ऐसी बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। वो मुस्कुराकर मेरे साथ बैठ गईं। मेरे पास बैठकर बोली, आज मुझे मार्केट जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, आंटी मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वो बोली, कोई बात नहीं, जो काम है वो कर लो, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। मैंने कहा, ठीक है आंटी। मैंने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और मैं खड़ा हो गया। अच्छा तो आंटी ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊँगा। मैं बहाना बनाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मैं अपने घर आकर आंटी के बारे में सोचने लगा कि आखिर ये चांदनी की मम्मी मुझसे चाहती क्या है, इस तरह की हरकतें मेरे साथ आखिर ये क्यों कर रही है? मैं तो उनके बेटे जैसा हूँ। फिर मैंने सोचा, अरे पंकज, कहीं तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? वो तो मुझसे सिर्फ अच्छे से बात करती हैं, मैं भी पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल रहा हूँ। मैं एक कश्मकश में था। अचानक मेरे कमरे में माँ आई और मुझे मार्केट के लिए कोई काम बता दिया। कहने लगी, घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया है, जल्दी से तुम मार्केट जाओ और वो सामान लाकर मुझे दे दो। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक ही आंटी का फ़ोन भी माँ के मोबाइल पर आ गया। आंटी मेरी माँ से कहने लगी, मुझे मार्केट में कुछ काम है, क्या तुम पंकज को भेज सकती हो? इतने में ही माँ बोली, हाँ, पंकज तो मार्केट ही जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ चली जाओ। आंटी और माँ की बात सुनकर मेरा तो सर चकराने लगा था। मैं आंटी के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं अपनी बाइक लेकर आंटी के गेट पर गया। आंटी तो पहले से ही तैयार खड़ी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं भी उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसने लगा। मैंने बाइक स्टार्ट की और आंटी मेरे पीछे बैठ गईं। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची, आंटी मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगी। मैं बोला, आंटी आप ठीक से बैठो ना। वो बोली, मुझे बाइक पर कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा खामोश हो गया। पूरे रास्ते वो मुझसे इसी तरह चिपक कर बैठी रही। मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा, आंटी आपको जो भी सामान लेना है ले लो, मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। जब आप शॉपिंग कर लो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं फ़ौरन ही आ जाऊँगा। वो बोली, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी ही शॉपिंग है, तुम जाओ मत, बस मेरे साथ रहो। मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वो एक कपड़े की दुकान पर गईं और वहाँ से नाइटी खरीदने लगीं और बार बार अपने ऊपर लगा कर दिखाती और मुझसे पूछती, देखना पंकज, ये मुझ पर कैसी लग रही है? मैंने कहा, आंटी मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको जो भी अच्छी लगती है ले लो। वो कहने लगी, क्यों, कल को तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी के लिए नहीं लेकर जाओगे? मैं उनकी बातों को सुनकर अब थोड़ा खामोश हो गया। फिर उन्होंने रेड कलर की नाइटी पसंद की और उसे ख़रीद ली। मैंने कहा, आंटी अंकल तो अब नहीं रहे, फिर आप ये पहनकर किसको दिखाओगी? वो बोली, अंकल नहीं है तो क्या हुआ, मेरा क्या दिल नहीं है? अब मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने आप को कोसने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी ख़रीदा और मैं आंटी को लेकर घर आ गया। अब शाम हो चुकी थी। माँ ने शाम का खाना भी तैयार कर लिया था। मैंने खाना खाया और अपने बिस्तर में चला गया। अचानक फिर से आंटी का फ़ोन आया और वो बोली, पंकज क्या तुम घर आ सकते हो? अब मैंने बहाना बनाया, आंटी मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है।
अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो मैं कल आ जाऊँगा। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, कल ही आ जाना। मैं लेटे हुए आंटी की बेटी चांदनी के बारे में सोचने लगा। मुझे वो बहुत पसंद थी। शायद मैं उससे प्यार करने लगा था। उसके बिना एक एक पल गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पता नहीं कब आएगी। मैं अपने ही मन में सोचने लगा कि चांदनी अपने चाचा के घर से आएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं उसका जवाब क्या होगा। ये सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई और मैं कब नींद की वादियों में चला गया, पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने मोबाइल में आंटी की गुड मॉर्निंग वाला मैसेज देखा। अब मेरा माथा ठनक गया। मैसेज पढ़ते ही मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया कि कहीं आंटी मुझे बहाने से अपने घर न बुला ले। उनकी इस तरह की हरकतों से अब मैं आंटी से कतराने लगा था। मैं अपने बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम में नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं तैयार होकर मूड बनाने लगा अपने दोस्तों से मिलने का। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करने के लिए जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया, आंटी की 15-20 मिस कॉल थी। मैंने जल्दी से अपने दोस्त को फ़ोन किया और फिर से दोबारा फ़ोन अपना ऑफ करके अपनी जेब में डाल लिया। मैं अपने दोस्त के साथ पिक्चर हॉल में मूवी देखने चला गया। मूवी देखकर जब घर वापस आया तो मेरी माँ मुझे डांटने लगी। कहने लगी, मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ है तूने? मैंने कितनी बार कॉल की तुझे पता नहीं? कहाँ दिमाग रहता है तेरा? मैंने कहा, माँ शायद बैटरी डाउन हो गई होगी। आपको कुछ काम था क्या? मुझसे वो बोली, मुझे तो कोई काम नहीं है। वो चांदनी की माँ तुम्हारी आंटी तुम्हें बुला रही है। उसने कई बार मुझे कॉल किया, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। मैंने अपनी माँ से बहाना किया कि माँ मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे अब नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगी, एक बार उनके घर जाकर पूछ तो ले, क्या पता तेरी आंटी को कोई ज़रूरी काम हो। मैं बोला, माँ कल चला जाऊँगा, अब मुझे सोना है। मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली, बेटे उनका पति नहीं है और बेटा भी बहुत दूर रहता है और उनकी बेटी भी अपने चाचा के घर गई हुई है। वो बेचारी अकेली है, एक बार जाकर पूछ तो ले, शायद कोई ज़रूरी काम हो। मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा और मैं आंटी के घर चला गया। जैसे ही मैंने आंटी की डोर बेल बजाई, आंटी ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस वक्त आंटी क्या जलवा दिखा रही थी बता नहीं सकता। वो उसी नाइटी को पहने हुए खड़ी थी जो उन्होंने कल शॉपिंग मॉल से मेरे साथ खरीदी थी। वो मुझे देखते हुए कहने लगी, अरे पंकज अंदर आओ ना, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। और ये बताओ तुमने अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ किया था? मैं बोला, आंटी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, आंटी आपको कोई ज़रूरी काम था मुझसे? वो बोली, नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, बस मैं थोड़ा बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि तुम्हें बुला लेती हूँ। मैं बोला, अगर आप बोर हो रही थी आंटी तो मेरी माँ को भी बुला सकती थी, मेरा क्या काम आपके पास? वो बोली, क्यों, तुम मेरे साथ एक कप चाय भी नहीं पी सकते? मैंने कहा, ठीक है पी लूँगा। वो थोड़ी ही देर में 2 कप चाय बनाकर ले आई। मैंने चाय का कप उठाकर धीरे धीरे अपनी चाय ख़त्म की। चाय पीने के बाद मुझे अजीब सा नशा सा होने लगा और मैं गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद जब मैं नींद से जागा तब आंटी बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, मेरा पूरा बदन टूट रहा था। मैं बोला, आंटी जी मैं कब से सोया हुआ हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें तो 3-4 घंटे हो गए। मैं बोला, तो फिर आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो कहने लगी कि तुम सोते हुए इतने प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। इतना कहकर वो मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि पंकज तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने उनका हाथ झटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। मैं गुस्से में उनसे बोला, आंटी आप ये सब क्या बकवास कर रही हो? वो बोली, ये बकवास नहीं है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा, आंटी आप हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप मेरी माँ के समान हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? इतना कहकर मैं गुस्से में अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरा पूरा बदन दुख रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी,
इतनी देर क्यों लगाई तूने? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। पहले तो तू आंटी के घर जाने का नाम नहीं ले रहा था और जब गया तो वहीं पर जाकर बस गया। चल जल्दी खाना खा ले। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख नहीं है। मेरी भूख और प्यास सब उड़ चुकी थी। मैं बिना खाना खाए ही रात को सो गया। सुबह को जब मैं उठा तो मोबाइल में आंटी का गुड मॉर्निंग वाला फिर से मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर जी तो चाह रहा था कि अपने फ़ोन को ही तोड़ दूं। अचानक माँ ने कहा, चल जल्दी नाश्ता कर ले, तूने रात भी कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा, माँ मुझे अब भी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूँगा। इतना सुनकर मेरी माँ वापस चली गई। अचानक आंटी ने मेरे फ़ोन पर एक फ़ोटो भेजी जिसमें मैं और आंटी थे। फिर उन्होंने फ़ोन किया और कहने लगी, अगर 15-20 मिनट के अंदर तुम मेरे घर नहीं आए तो ये फ़ोटो मैं तुम्हारी माँ को भेज दूँगी। मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे मजबूरन आंटी के घर जाना पड़ा। मैंने आंटी से कहा, आंटी जी आपने कल मुझे क्या खिलाया था? चाय में मिलाकर? वो कहने लगी, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, तो फिर ये फ़ोटो आपने कब खींची? वो हंसने लगी और कहने लगी, जैसा मैं कहूँगी अब तुम वैसा ही करोगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये फ़ोटो तुम्हारी माँ को दिखा दूँगी। मैं बोला, आंटी जी आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? वो बोली, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, आपको जो करना है करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी हरकत के बारे में तुम्हारी बेटी चांदनी को भी बता दूंगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया। अब मैं समझ चुका था कि आंटी ने चांदनी को अपने चाचा के घर क्यों भेजा था। अगले दिन चांदनी भी अपने चाचा के घर से वापस आ गई थी। मैंने सब कुछ चांदनी को सच सच बताने का फैसला कर लिया था। मैं जानता था कि अगर उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो शायद वो मुझसे ज़िंदगी भर नफरत करेगी। लेकिन मैं चांदनी से बेहद प्यार करता था और मैं उसे उसकी माँ का असली चेहरा दिखाना चाहता था। मैंने चांदनी को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। चांदनी थोड़ी ही देर में आ गई। उसके आते ही मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और फिर उसे वो फ़ोटो भी दिखाई जो उसकी माँ ने मेरे साथ खींची थी। पहले तो चांदनी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब फ़ोटो ध्यान से देखी तो उसमें मैं बेहोशी के हाल में पड़ा हुआ था। वो समझ गई कि शायद ये उसकी माँ की ही करतूत है। वो कहने लगी, पंकज जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी माँ की इस हरकत की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी बात पर यकीन किया, वही मेरे लिए सब कुछ है। इतना सुनकर वो जाने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास रोक लिया। मैंने उससे कहा, चांदनी मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। पता नहीं इस वक्त मुझे तुमसे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन अब मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानती हो जब से तुम अपने चाचा के घर पर गई हो तब से एक एक पल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है, ये मैं जानता हूँ या फिर मेरा दिल जानता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्माई और फिर मुझसे कहने लगी कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ पंकज, लेकिन कहने से डरती थी। उसके बाद चांदनी बोली, हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अपनी माँ के साथ और ज़्यादा नहीं रह सकती। मुझे उस औरत से नफ़रत हो गई है। इतना सुनकर मैंने चांदनी को अपने गले से लगा लिया और जब चांदनी 18 साल की हुई तब हमने जल्दी ही शादी कर ली। दोस्तों, मैं उन लड़कों में से बिल्कुल नहीं था जो प्यार किसी और से करते हैं और टाइम किसी और के साथ बिताते हैं। मैंने चांदनी से सच्चा प्यार किया था और आज मैं अपने मालिक का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। रोज़ रात को देवरानी के कमरे से बेहद रोमांटिक भरी आवाज़ें आती थीं। इस तरह की आवाज़ सुनकर मेरे अंदर की भावनाएं उमड़ने लगतीं। फिर एक दिन मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। उस वक्त जो मंज़र मैंने अपनी देवरानी के कमरे में देखा था उससे तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे देवर जी
जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे, उसे देखकर तो मेरे दिल में बेचैनी उठने लगी थी। अब उस मंज़र को मैं भुला नहीं पा रही थी। मेरे जहन में वो मंज़र पूरी तरह से घुल चुका था। ये सब कुछ देखकर मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। तब मैंने एक फ़ैसला कर लिया। उस दिन जब देवरानी अपने मायके गई हुई थी, तब रात को मैं देवरानी के कपड़े पहनकर देवर जी के कमरे में सो गई। जब आधी रात हुई तो देवर ने मुझे देवरानी समझकर पूरी रात। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूबिया है और मैं दिखने में बेहद सुंदर हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक ऐसे गांव की रहने वाली थी जहाँ की औरतें अपने और पति के बीच की घटना को खुलकर बता दिया करती थीं। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। जब अपने मोहल्ले की औरतों की बातें मैं सुनती थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था। मैं सोचने लगती कि ये औरतें आखिर अपने और पति के बीच की होने वाली घटना को इतना खुलकर के क्यों बताती हैं। जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मैं वहाँ से हट जाया करती थी, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही अजीब होती थीं। मेरे घर में हम 4 ही लोग थे। मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया। मेरे भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उन्हें कभी खुलकर बात करते हुए नहीं देखती थी, जैसे कि बाकी औरतें अपने बारे में बात करती थीं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए मैं समझती थी कि ऐसी बातें खुलकर नहीं की जाती। ये तो सभी पति पत्नी के बीच में होता है, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे बातें करने की। इसी तरह 1 साल और गुजर गया और फिर मेरी शादी के लिए पापा ने एक लड़का पसंद कर लिया। वो भी गांव का ही रहने वाला था। उस लड़के का नाम रिजवान था। वो 2 भाई थे, जिसमें से रिजवान बड़ा था। रिजवान के छोटे भाई का नाम मुबीन था, लेकिन उसकी शादी 5 साल पहले ही हो गई थी। रिजवान के पापा नहीं थे, सिर्फ उसकी माँ ही थी, जो अपने दोनों बेटों को खूब लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रिजवान के छोटा भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो खेती बाड़ी ही करता था और पहलवानी करता। लेकिन रिजवान एक पढ़ा लिखा आदमी था और वो शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। मेरे पापा बिना मुझे कुछ बताए मेरी शादी रिजवान से तय कर दिए। उस वक्त मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे। मैं लड़के को देखे बिना शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा ने इस बात से सख्त मना कर दिया और 1 महीने बाद ही मेरी शादी रिजवान से करवा दी। शादी होने तक भी मैं अपने पति को नहीं देख पाई थी। इसी वजह से मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरे ससुराल में ईंट का बना हुआ पुराना घर था, जिसमें घर के बीच एक आंगन भी था। वो घर 4 कमरे का सेट था, जिसमें सिर्फ एक ही बाथरूम था, जिसे घर के सारे लोग इस्तेमाल करते थे। खैर, अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे अब इसी घर में रहना था। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और अब रात हो गई थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं कमरे में बैठी अपने पति रिजवान का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति कमरे में आए। मैंने देखा कि उनके हाथ में दूध का गिलास भी था। उस वक्त मैं पहली बार अपने पति को देखी थी, जिसे देखकर मैं एकदम से सदमे में चली गई। वो दिखने में कोई ख़ास नहीं था और शरीर से भी पतला दुबला था। वो देखने में ही काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। ये सब देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। फिर मैं सोचने लगी कि हो सकता है शादी के बाद ये अच्छे हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे मर्द शादी के बाद सेहतमंद हो जाते हैं। उस वक्त तो मैं इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि आज मेरी सुहागरात थी, जिसे मैं एक यादगार बनाना चाहती थी। रिजवान मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, रूबिया, तुम बहुत ही प्यारी हो। तुम जैसी बीवी को पाना मेरी ख्वाहिश थी, जो आज पूरी हो गई। रिजवान दूध का गिलास मुझे देते हुए कहने लगे कि इसे पी लो। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ और पहले मैं कैसे पी सकती हूँ, इसलिए पहले आप पी लीजिए। फिर उस गिलास में से थोड़ा सा दूध रिजवान ने पिया और बाकी का मैंने पी लिया। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत खुश हुई थी। मुझे उस वक्त रिजवान का रवैया बहुत अच्छा लगा था। फिर रिजवान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मैं अभी जैसे ही तैयार हुई थी, वैसे ही रिजवान मुझसे दूर हट गए और फिर करवट बदल कर सो गए। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। भला आज हमारी शादी की पहली रात थी, जिसे मैं यादगार बनाना चाहती थी,
लेकिन वो सारे सपने पल भर में टूट कर बिखर गए थे, क्योंकि बादल गरजे ज़रूर थे, लेकिन वो बरसे नहीं थे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो गहरी नींद में सो गया है। उस वक्त तो मैं अपने आप को शांत करने लगी, लेकिन फिर भी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। न जाने रात का वो कौन सा पहर था जब मेरी आंख लगी थी और मैं गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सुबह हो गई है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। तब मैंने देखा कि मेरी देवरानी बर्तन धो रही थी। मैं बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आई और देवरानी के पास जाकर उसकी मदद करने लगी। मेरी देवरानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या रूबिया भाभी, आज की रात कैसी रही? बड़ा आनंद आया होगा ना? जेठ जी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? ऐसा कहकर वो हंसने लगी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से जल भुन गई, लेकिन मैंने उसे इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपनी देवरानी से पूछने लगी कि तुम्हारी शादी पहले कैसे हो गई? मेरे पति रिजवान तो मुबीन भाई से बड़े हैं ना? तब मेरी देवरानी ने बताया कि जेठ जी तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। वो तो सासू माँ ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी। तब देवरानी की बात सुनकर मुझे समझ आया कि ये साला तो नपुंसक है। हम दोनों काम के साथ ऐसे ही बातें कर रहे थे। तब देवरानी के 2 साल के बेटे की रोने की आवाज़ आने लगी। वो कहने लगी, रूबिया भाभी, ज़रा इन बर्तनों को धो दो, मैं अपने बेटे को देख कर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने बेटे को देखने कमरे में चली गई। मैं बर्तन धोने के बाद किचन में चली गई, जहाँ मेरी सास सब्जियाँ काट रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, बहू आ जाओ, मैंने सब्ज़ी काट दी है, तुम ज़रा सबके लिए चाय बना दो। थोड़ी ही देर में मैंने चाय बनाकर सबको दी। फिर देवरानी के साथ खाना बनाने लगी। धीरे धीरे इसी तरह 10 दिन गुजर गए, लेकिन रोज़ रात को मैं अपने पति से निराश ही रहती। मैं उससे पूछती कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह तुरंत थक क्यों जाते हो? तब वो इसका कोई जवाब नहीं देता और मुंह फेर कर सो जाता। मैं उस वक्त तड़प कर रह जाती और अपने जज्बातों पर काबू रखने की भरपूर कोशिश करती। फिर जैसे तैसे करके रात बिता लेती। ये मेरे लिए एक ऐसी घटना थी जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगले ही दिन मेरे पति अपने काम के लिए शहर जाने लगे, लेकिन मैं भी उसे रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर औरत अपने पति के पास कुछ उम्मीद लगा कर आती है, उसका प्यार पाने आती है, जिससे उसका घर संसार चल सके। लेकिन मेरे पति से तो कुछ भी नहीं हो पाता था। जैसे वो दिखने में दुबला पतला था, वैसे ही उसके अंदर कुछ करने की ताकत भी नहीं थी। औरत को सिर्फ रुपया, पैसा या खाना पीना नहीं चाहिए, उसे अपने पति से कुछ और भी चाहिए होता है। वो उम्मीद लगाकर आती है कि अपने पति के साथ बहुत खुश रहेगी और उसका घर अच्छे से संभाल लेगी। जब औरत घर संभाल लेती है और अगर उसे अपने पति से वो खुशी नहीं मिलती जो उसे अपने पति से चाहिए, तो फिर वो औरत अंदर से टूट कर बिखर जाती है। रिजवान अगले ही पल अपने काम के लिए शहर चला गया और मैं यूं ही देखती रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। मैंने कितने सपने देखे थे, लेकिन वो सपने टूट कर बिखर गए थे। किसी तरह अकेले ही अपने ससुराल में 6 महीने गुजार दिए। इसी दौरान मेरे पति केवल सिर्फ 10 दिन के लिए घर आया था। वो 10 दिन भी मुझे उसी बेबसी के साथ रहना पड़ा। मैं अपने अंदर के जज्बातों को शांत करती रही। फिर वो वापस शहर चला गया। वो मुझसे पूरी तरह से नज़र भी नहीं मिला पाता था, क्योंकि उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन होती थी, क्योंकि मेरा देवर एक पहलवान था और खेती बाड़ी का काम करके उसने अपनी अच्छी खासी सेहत बना रखी थी। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। सास ने मुझे मायके जाने की इजाज़त दे दी। अगले ही दिन मैं अपने देवर के साथ मायके आ गई। देवर मुझे वहाँ छोड़ने के 2 घंटे बाद ही अपने घर वापस चला गया। मेरी माँ और मेरी भाभी पूछने लगी कि तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम्हें वहाँ मन लगता है कि नहीं। लेकिन मैं किस मुँह से कहती कि ससुराल ठीक है, पर जिसे ठीक रहना चाहिए वही ठीक नहीं है। ये बात किसी के बताने लायक नहीं थी, क्योंकि जिसे भी मैं ये बात बताती वो मेरा मजाक ही बनाता। मायके आने के बाद मैं भी उन औरतों के साथ बैठने लगी थी जो अपने पति की आपसी में हुई घटना को बताती रहती थी। मैं सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुनती, लेकिन मैं कुछ न कह पाती, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं।
वे औरतें जिस अंदाज में उस घटना को बताती, उससे मेरे तन बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती। मैं भी ये सोचने लगती कि काश मेरा पति भी मुझसे इस कदर प्यार करता, लेकिन वो तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाता था। अब मैं पूरी तरह से जवान हो चुकी थी और मुझे अब उन औरतों की बातें मेरे जहन में घूमने लगी थी। धीरे धीरे मुझे उन सब की बातों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं भी अपने पति के साथ जी भर के प्यार करना चाहती थी, लेकिन मन महसूस करके रह जाती। मायके में रहते हुए मुझे 1 महीना गुजर गया था और अब उन सारी औरतों की बातें मेरे जहन में पूरी तरह उतर चुकी थी। एक दिन अचानक मेरा देवर मुझे अपने घर ले जाने के लिए आ गया। तब माँ और पापा खुशी खुशी मुझे उनके साथ विदा कर दिए। फिर से मैं अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन मेरे पति अभी तक शहर में ही थे। मैं उसी उदासी के साथ फिर से उस घर में रहने लगी थी। गर्मी का महीना चल रहा था और इतनी गर्मी में भी मेरा देवर अपनी पत्नी के साथ कमरे में ही सोता था। एक दिन रात के करीब 1 बजे मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही मैं अपने देवर के कमरे के पास से गुजरी, तब मुझे देवरानी की बड़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात को देवरानी इस तरह से क्यों चीख रही है। तब मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर अंदर का नज़ारा देखने लगी। उस वक्त कमरे में हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था और पंखा भी रेंग रहा था। गर्मी के कारण खिड़की खोल दी गई थी। उस वक्त कमरे का जो मंजर मैंने देखा, उससे मेरे अंदर के जज्बातों की एक लहर दौड़ने लगी थी। अपने देवर की इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर मैं तो उसकी दीवानी हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि काश मेरा पति भी इस तरह की परफॉर्मेंस दे पाता। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं मुझे इस तरह से झांकते हुए कोई देख न ले। तब मैं वहाँ से बाथरूम चली गई और वापस आकर अपने कमरे में लेट गई। उस वक्त नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और अपने आप को कोसे जा रही थी। धीरे धीरे इसी तरह मेरी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मैं वो सुख से वंचित थी। एक रात वापस से वही मंजर मुझे देखने को मिला। आधी रात को जब मैं गर्मी की वजह से बाहर निकली, तब मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं वापस उसी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अंदर का नज़ारा देखने लगी, जिसे देखकर मेरे अंदर के जज्बात भी भड़क उठे थे। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी अजीब तरह से चल रही थी। फिर मैंने पूछा कि देवरानी जी, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो कहने लगी कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा मेरी कमर में दर्द है, दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने मजाक में ही कह दिया कि लगता है देवर जी कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटा रहे हैं। तब मेरी देवरानी शर्मा गई और कहने लगी, तुम तो जानती हो भाभी, मेरे पति पहलवान हैं और पूरा दिन खेत में काम करते हैं, फिर भी वो रात को मुझे नहीं छोड़ते। मैं उनको कहती भी हूँ कि इतना काम करने के बाद आप थक जाते होंगे, फिर हर दिन क्या ज़रूरत है ये सब करने की, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार किए बिना रहा नहीं जाता। तो मैं बताओ क्या करूँ। देवरानी की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल अंदर से बेहद जल गया था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। उस दिन देवरानी जी के मायके से फ़ोन आया। उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो देवरानी जी को उनकी माँ वहाँ बुला रही थी। अगले दिन सुबह देवरानी जी अपने मायके जाने के लिए देवर जी के साथ तैयार थी। फिर कुछ ही देर बाद वो सब चले गए। जाते जाते देवरानी जी मुझे कहने लगी कि तुम्हारे देवर आज शाम को ही वापस लौट जाएंगे, तो तुम रात को उन्हें दूध गर्म करके दे दिया करना, क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए वहाँ 1 महीने रुकना पड़ेगा। मैंने देवरानी से कह दिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। जब शाम हुई तो देवर जी वापस आ गए। फिर रात का खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने दूध गर्म किया और देवर जी को देने उनके कमरे में चली गई। वहाँ मैंने देखा कि कमरे में हल्की रोशनी वाली बल्ब जल रही थी और देवर जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने टेबल पर दूध का गिलास रख दिया और वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मेरे जहन में वो सब बातें और देवर जी के कमरे का देखा हुआ मंजर मेरी आंखों के सामने आने लगा था। मैं ये सोचने लगी थी कि मेरा पति मुझे कभी इस कदर प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो नपुंसक था। मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही थी
कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तभी मेरा ध्यान अपने देवर के ऊपर जाकर टिक गया। मैंने सोचा कि देवरानी भी यहाँ नहीं है तो क्यों ना उसकी जगह पर मैं अपनी हाजिरी लगा दूं। फिर मैंने सोचा कि कहीं ये बात देवर को पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर मैंने बिना वक्त गवाए देवरानी के कपड़े पहनकर देवर जी के कमरे में जाकर सो गई। जब आधी रात हुई तो देवर जी ने देवरानी समझकर मुझे, उस दौरान मेरा चेहरा देवर ने देख लिया। तभी वो घबरा कर कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन मैंने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उससे कहा कि होने दीजिए देवर जी, जो हो रहा है, क्योंकि आपका भाई आज तक मुझे कोई खुशी नहीं दे पाया। मेरी बात देवर जी को समझ में आ गई और फिर वो दोबारा से तैयार हो गया। फिर 2 घंटे के बाद मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि सच्ची खुशी मुझे आज मिली थी। इस खुशी के लिए मैं कितने दिनों से तरस रही थी, पर दुख इस बात का था कि जो खुशी अपने पति से मिलनी चाहिए थी वो खुशी मुझे अपने देवर से मिली थी। अब जब तक देवरानी यहाँ नहीं थी तब तक मैं अपने देवर की सेवा कर रही थी। देवर जी भी बहुत खुश रहते थे। इसी तरह अब रोज़ होने लगा था। लेकिन एक दिन जब मैं देवर के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तब मुझे उनके कमरे से निकलते हुए मेरी सास ने देख लिया था। उस दिन के बाद वो मुझ पर नज़र रखने लगी। इसी तरह अगले दिन भी मुझे सास ने देवर के कमरे से निकलते हुए देख लिया। फिर वो मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई। वो कमरे में आते ही कहने लगी कि तुम इतनी रात को अपने देवर के कमरे में क्या करने गई थी। मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि तुम आधी रात को मुबीन के कमरे से निकलती हो। ये सब अपने देवर के साथ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने सोचा था कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत बदचलन निकली। मेरी सास गुस्से में ये सब कह रही थी। तब मैंने कहा कि सासू माँ, अब बस कीजिए। आपका बड़ा बेटा नपुंसक है, क्या आप ये जानती नहीं थी? फिर भी आपने उसकी शादी मुझसे करा दी ताकि आपकी इज्जत बची रहे। कोई आपको ये ना कह सके कि आपका बेटा नपुंसक है। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन मेरा क्या, जो मैं शादी के बाद से अभी तक ऐसे ही पड़ी रही। एक औरत उतना ही बर्दाश्त कर सकती है जितना उसके पास बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, लेकिन जब उसे विश्वास हो जाए कि उसे पूरा जीवन ऐसे ही तड़प तड़प कर गुजारना पड़ेगा, तब वो इस तरह का रास्ता अपनाने लगती है। मेरी बात सुनकर सास एकदम से चुप हो गई। वो कहने लगी कि मुझे लगा कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 2 दिन से मेरी और सास के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। जब ये बात मेरी सास ने मेरे पति रिजवान को बताई तो वो भी शर्म से कुछ कहने को तैयार ही नहीं था और फिर फ़ोन काट दिया। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब मैंने हमेशा के लिए अपने मायके जाने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और मायके के लिए निकल गई। जब मायके पहुंचकर ये सारी बातें अपनी माँ और भाभी को बताईं, तब उन्होंने फ़ोन करके मेरी सास को बुरा भला कहने लगी। मैं अब एक बेबस और लाचार की तरह माँ के घर पर रहने लगी। लेकिन मेरा दुख उन लोगों से देखा नहीं जा रहा था। फिर मेरे भैया और पापा मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखने लगे। कुछ दिन बाद ही अमन नाम के लड़के के साथ मेरा रिश्ता कर दिया गया। अमन की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि उसकी 6 महीने पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। 15 दिन के बाद ही मेरी शादी अमन से हो गई और मैं अपने नए ससुराल में आ गई। अमन देखने में भी बहुत अच्छा था। वो एक कंपनी में ऊंचे ओहदे पर था। मेरे नए ससुराल में मेरी सास ससुर और एक छोटी ननद थी जो बहुत ही प्यारी थी। मेरे पति अमन अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे वो सब खुशी देते थे जो एक औरत को अपने पति से चाहिए। मैं भी अपने पति अमन से बेहद प्यार करने लगी थी। फिर धीरे धीरे करके सारी पुरानी घटना को भुलाकर एक नए जीवन को जीने में मगन हो गई, क्योंकि अब मुझे गलत रास्ते पर चलने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे वो सारी खुशियाँ मिल रही थीं, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिना किसी छल कपट के जीने लगी थी। दोस्तों, हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन जब वो पूरा नहीं हो पाते हैं तो वो मजबूरन गलत राह पर चल पड़ता है। उसी तरह जब एक औरत अपने ससुराल जाती है
तो वो अपने साथ बहुत सारे सपने और ख्वाहिशों को भी साथ लेकर जाती है। लेकिन जब उसके सपनों और ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जाता तो इसी तरह वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ती है। ये बात तो बहुत कड़वी है, लेकिन बिल्कुल सच भी है, क्योंकि बिना वजह कोई भी औरत या मर्द गलत राह पर नहीं चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। सुबह जब मैं नींद से उठी तब मैंने अपनी बेटी को जगाने का सोचा, इसलिए मैंने उसे आवाज़ नहीं दी और सीधा उसके कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। न जाने क्यों मुझे अचानक सावधानी बरतनी पड़ी और दरवाजे के पास जाने से पहले थोड़ा रुक गई। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंची और बाहर से ही दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगी। तब अंदर का दृश्य देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि कविता बिस्तर पर सोई हुई थी। उसने ब्लैक टी शर्ट और काली टाइट जींस पहने हुए थी। तब उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई थी। कहने को तो वो बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी और उससे थोड़ी ही दूरी पर मेरा बेटा अंजुमन खड़ा था। वो उसके इतने करीब खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, और वो केवल देख ही नहीं रहा था बल्कि उसका हाथ भी हिला रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस लड़के की हरकतें, वो इतना निडर हो गया है कि मेरे घर में होते हुए भी वो कविता के कमरे में जाने की हिम्मत कर रहा है और उसे चुपचाप देख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मेरा 21 साल का बेटा अंजुमन था, जो मेरी 25 साल की बेटी कविता को देख रहा था। उसके बाद दिन ब दिन उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। उसकी ये हिम्मत देखकर मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था कि वो कोई और कदम उठाकर कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दे, जिससे उन दोनों के जीवन का विनाश हो जाएगा। अंजुमन के कविता के प्रति इस तरह के विचार मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दिन ब दिन वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगा था। कविता उससे 4 साल बड़ी थी, इसलिए उसकी दुनिया अलग थी। उसके कॉलेज फ्रेंड सर्कल्स अलग थे, जिनका अंजुमन से ज़्यादा संबंध नहीं था। वे दोनों घर में एक साथ होते थे, या जब हमारा परिवार कहीं एक साथ जाता था तब वे एक साथ होते थे। जैसे कि आम भाई बहन एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, एक दूसरे से शरारत करते हैं और एक दूसरे को तंग करते हैं, वैसे ही वो भी व्यवहार करते थे। कविता हमेशा की तरह उसके साथ खुलकर और बेफिक्र होकर रहती थी। शायद उसकी इस बेफिक्र आदत के कारण अंजुमन के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया था, और फिर उसकी बेफिक्री का फ़ायदा उठाकर अंजुमन उसके और करीब जाने लगा था। कविता अपनी ही दुनिया में मगन थी, इसलिए उसे कभी ध्यान नहीं आया कि उसका छोटा भाई उसे किस नज़र से देखता था। जब भी उसे मौका मिलता वो उसे देखता रहता, खासकर जब वो झुकी हुई होती या नीचे बैठी होती, तब वो उसे हर एंगल से देखता रहता। वो कोई भी देखने का मौका नहीं छोड़ता था, बल्कि मस्ती करने के बहाने उसे छूने की भी कोशिश करता था। जहाँ नहीं छूना चाहिए वहाँ भी टच कर दिया करता। इस तरह जब भी उसे मौका मिलता वो कविता के साथ मस्ती करता और उत्साहित होकर झट से अपने कमरे में भाग जाता। वो कमरे में क्यों जाता था ये मुझे समझने में देर नहीं लगी, और जब भी ऐसा कुछ होता मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि मेरा अपना बेटा मेरी अपनी बेटी को इस तरह देख रहा था। ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, और अंजुमन के लिए भी, क्योंकि वो ये काम कर रहा था, और मेरे लिए, क्योंकि मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं उसे कैसे दोषी ठहराऊं? मुझे अपने बेटे पर दया आती थी। आज के मॉडर्न ज़माने में जहां बच्चों को टीवी, सिनेमा, इंटरनेट और मोबाइल से असीमित जानकारियां मिलती हैं, उसका असर उनके व्यवहार पर पड़ रहा था। ये कैसे संभव है? बुरा तो ये था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा करेगा। मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा और सुखी जीवन मिले। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे का मन इस मॉडर्न दुनिया के कारण कितना भ्रष्ट हो गया है,
तब उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। और मेरे पति से ये बात कहने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगर उन्हें ये पता चल गया तो वो अंजुमन की मानसिकता को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे और उसे या तो मार पीट कर सुधारेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अंजुमन के मन की बात कविता को थोड़ा इशारे में बता दूं, ताकि वो उसके साथ सतर्कता से पेश आए। लेकिन इससे ये भी हो सकता था कि उसके मन में अंजुमन के प्रति नफरत पैदा हो जाए और उनके संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएं। और अगर उसने अंजुमन से कुछ कहा तो अंजुमन गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा सकता था, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता था। मुझे उन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को ख़त्म नहीं करना था और ना ही उनके असली संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। इसलिए मैं कविता को कुछ नहीं बता पाई और अंजुमन पर नज़र रखती रही। सही समय पर उसे समझाने का सोचने लगी। अब जब भी अंजुमन कविता को गुपचुप देखता तो मैं उसे किसी न किसी बहाने वहाँ से हटने पर मजबूर कर देती, जिससे अंजुमन का उतावलापन रुक जाता। लेकिन आज अंजुमन की हिम्मत देखकर मुझे समझ आया कि अब ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। अगर मैंने अंजुमन को समय पर नहीं रोका तो वो कविता की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे अब कुछ करना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंजुमन की इस हरकत पर क्या कदम उठाऊं। मुझे यकीन था कि अगर मैं उसे सही तरीके से संभालूं तो वो सामान्य हो जाएगा। फिर उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वो करने का फैसला किया। अगर मैं अचानक अंजुमन को बिना बताए अंदर जाती तो वो घबरा जाता, और अगर कविता उसे उस हालत में देख लेती तो उसे भी बहुत बुरा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शोर मचा दूं, ताकि अंजुमन को पता चल जाए कि मैं अब जाग चुकी हूँ। इस तरह वो सावधान हो जाएगा और कविता के कमरे से निकल जाएगा। तब मैंने रसोई में जाकर एक प्लेट गिरा दी, जिससे बड़ा शोर हुआ। मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि अंजुमन की परछाई पास के रास्ते से गुजर रही थी। उसके जाते ही मुझे राहत महसूस हुई। फिर मैंने कविता को आवाज़ दी और उसे उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ गई। तब मैंने अंदर झांक कर देखा, तब कविता अभी भी सो रही थी। इतनी आवाज़ें देने के बाद भी कविता नहीं उठी थी। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर वो इतनी गहरी नींद में सोएगी तो अंजुमन उसे आसानी से देख सकेगा और कोई भी गलत हरकत करेगा। आखिरकार मैंने उसके पास जाकर उसे जगाया। तब उसने देर होने के लिए मुझ पर गुस्सा किया और दौड़कर बाथरूम में चली गई। फिर मैं अपने काम में लग गई। कुछ ही मिनटों बाद मैंने देखा कि अंजुमन कविता के कमरे की तरफ जा रहा था। तब कविता तैयार हो रही थी। ये सोचकर मैंने अंजुमन को रोकने की कोशिश की। मैंने फिर से थोड़ा शोर किया, जिससे अंजुमन को पता चल गया कि मैं आ रही हूँ। तब अंजुमन ने मुझे देखा और शर्म से उसकी नज़रें झुक गईं। फिर वो जल्दी से अपने रूम में चला गया। मैं कविता के बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी। वो तैयार होकर बाहर आई और मुझे बाय करके चली गई। तब मैंने अंजुमन को हॉल में बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं उसके रूम की तरफ गई और देखा कि वो वहाँ नहीं था। फिर मैंने देखा कि वो बाथरूम में था। तब मैंने दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाज़ सुनी। फिर मैं वापस हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद अंजुमन बाहर आया और मुझसे पूछने लगा, मम्मी आपने मुझे बुलाया था क्या? मैंने कहा हाँ, इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज़ के टोन से उसने समझ लिया कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तब वो बेचैन हो गया और थोड़ा घबराकर वो मेरे दबे पांव मेरे पास आकर बैठ गया। और तब मैंने उसे डांटना शुरू किया। पहले वो कविता के कमरे में उसे देख रहा था, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो उसे बार बार देख रहा है, और पहले भी कई बार मैंने उसे ऐसा करते हुए नोटिस किया था। मैंने उसे इस बारे में खूब डांटा। अब अंजुमन को समझ में आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और मुझे सब पहले से ही पता है। तब वो डर गया। फिर मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसके पापा को बताऊंगी। ये सुनकर वो रोने लगा और बोला, मम्मी प्लीज़ मम्मी ऐसा मत करो। ये कहते हुए वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि वो ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करेगा और मुझसे एक मौका मांगने लगा। अब वो मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहा था। तब मैंने उसे थोड़ा समझाया और बताया कि वो जो कर रहा था
वो कितना गलत था और अगर किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। आखिरकार मैंने उसे ये वादा लिया कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उसे डांटना बंद किया। मुझे लगा कि अब वो समझ गया है और फिर ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद अंजुमन बिल्कुल सीधा हो गया और मैंने उसे फिर से कविता को देखता हुआ नहीं पाया। इससे मुझे लगा कि उसने अपनी गलती समझ ली है और अब वो सुधर गया है। इसके बाद मैंने 1 महीने तक उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी और उससे कम ही बात की, ताकि उसे ये एहसास रहे कि वो जो कर रहा था वो गलत था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया और हम पहले की तरह हंसते खेलते बातें करने लगे। हम पहले की तरह उसके रूम में या हॉल में बैठकर मस्ती करते और बातें करते। मैं उससे उसके कॉलेज के दोस्तों के बारे में पूछती और वो मुझे बड़े उत्साह से सब कुछ बताता। तब उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत मज़ा आता और मैं बहुत खुश हो जाती। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसे फिर से कविता को देखते हुए पाया। हालांकि वो अब ज़्यादा सतर्क था, लेकिन मैंने फिर भी उसे पकड़ लिया। मुझे फिर से गुस्सा आने लगा, लेकिन इस बार मैंने उसे पहले की तरह नहीं डांटा, क्योंकि मुझे उसकी चिंता होने लगी। क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो अपने दोस्तों के साथ रहता है। फिर भी उसे अपनी बहन को देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मेरी समझ में नहीं आया। तब मैंने तय किया कि मैं इस बारे में उससे फिर से बात करूंगी। 3 दिन बाद दोपहर को हम दोनों घर में अकेले थे। वो अपने रूम में था और मैं अपने रूम में आराम कर रही थी। मैंने सोचा कि इस बारे में उससे बात करूं और उसके कमरे की तरफ गई। तब उसका दरवाज़ा बंद था और जब मैंने खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और उसे आवाज़ दी। उसने अंदर से जवाब दिया और दरवाज़ा खोला। अंजुमन, दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस ये मैगज़ीन पढ़ रहा था, उसने कहा और बेड के पास जाकर एक मैगज़ीन दिखाने लगा। अगर वो मैगज़ीन पढ़ रहा था तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? वो ज़रूर कुछ और कर रहा था। मुझे पता करना था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इस बार मैंने उसे पहले समझाने का फ़ैसला किया। लेकिन मैं उससे कविता के बारे में बात करने आई थी, तो मैंने बिना कुछ और कहे उसके बिस्तर के पास जाकर पूछा, कौन सी मैगज़ीन पढ़ रहे हो? और उसके हाथ से मैगज़ीन लेकर देखने लगी। वो उसके कॉलेज की बुक पत्रिका थी, जिसमें कॉलेज के छात्रों के निबंध, लेख, चित्र और कविताएं होती थीं। मैंने मैगज़ीन उसे वापस देते हुए पूछा, क्या पढ़ रहे थे इसमें? उसने मैगज़ीन खोलकर एक लेख दिखाया और कहा, मैं ये पढ़ रहा था। मैंने कहा, बता तो सही क्या है इसमें? और उसके पास बिस्तर पर लेट गई। अंजुमन बिस्तर पर पीठ के बल लेटा था, तो मैं उसके पास थोड़ी सी जगह में लेट गई। फिर हम दोनों ने मिलकर वो लेख पढ़ा। अंजुमन ने कहा, इसमें और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तुम क्या पढ़ना चाहती हो? फिर उसने वो मैगज़ीन मुझे दे दिया। तब मैं बिस्तर के किनारे पर लेटते हुए फिसल गई। तभी अंजुमन ने झट से मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से उसका हाथ गलत जगह टच हो गया। तब उसने दूसरे हाथ से मुझे पकड़ने की कोशिश की और उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे ऊपर खींच लिया। उसकी इस हरकत से मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अंजुमन भी चेहरे से पूरा घबराया हुआ लग रहा था। फिर उसने कहा, मम्मी वो मैं। तब मैंने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने नहीं पकड़ा होता तो मैं गिर जाती। तब अंजुमन भी हंस पड़ा और माहौल हल्का हो गया। फिर मैंने उससे कहा, ये तुम मुझे पढ़कर सुनाओ, मुझे छोटे अक्षर अच्छी तरह दिखाई नहीं देते। तब अंजुमन ने मैगज़ीन लेकर पढ़ना शुरू किया। तब मैंने उसे और आरामदायक बनाने के लिए अपना हाथ उसके सर के नीचे रखा और उसे और पास खींच लिया। फिर उसने लेख पढ़कर सुनाया और कहा, अब आगे का तुम पढ़ो। तब मैंने मैगज़ीन को अपने हाथ में पकड़ लिया और अगले पन्ने पलटने लगी। तब अंजुमन पास ही लेटा हुआ था। एक पन्ने पर रुककर मैं मन ही मन में लेख पढ़ने लगी। कुछ क्षण के बाद मैंने हलचल महसूस की। तब अंजुमन ने अपना एक पैर मेरे पैर पर रखा था और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो समझा कि ये सब क्या है। मैंने सोचा वो तो मैगज़ीन पढ़ रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने नीचे देखा और पाया कि
अंशुमन का हाथ मेरी कमर के पास था। तब मुझे समझ में आया कि जब मुझे गिरते वक्त उसने मुझे पकड़ा था, तब उसका हाथ गलत जगह टच हो गया था। मुझे ये सोचकर थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। तब मैंने धीरे से अंजुमन के चेहरे की तरफ देखा। वो शांत था। मैंने सोचा वो क्या सोच रहा होगा। मैंने खुद को शांत किया और मैगजीन फिर से पढ़ने लगी। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि अंजुमन को ये सब ना समझ में आए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले सोचा कि तुरंत उसे दूर कर दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं उसे दूर करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं जुटा पा रही हूं। ऐसा लग रहा था कि कोई अनदेखी शक्ति मुझे वहीं रोक रही है। तब मैं चुपचाप वैसे ही पड़ी रही और जो हो रहा था उसे महसूस करने लगी। मैं बाहर से मैगजीन पढ़ने का नाटक कर रही थी। तब समय जैसे थम सा गया था। कुछ मिनट ही बीते होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे गुजर गए हों। तब मुझे उठकर अंजुमन से दूर होना चाहिए था। अंजुमन तो वहीं अपने प्रभाव में पड़ा रहा, लेकिन मुझे ही कुछ करना था ताकि ये अजीब स्थिति बदल सके। आखिरकार मैंने भारी मन से निर्णय लिया और कहा, अंजुमन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ जाम हो गया है। तब मैं पीछे हटते हुए उसका हाथ अपने पेट से हटाई और अंजुमन को थोड़ा दूर धकेल दिया। फिर मैंने तकिया सरकाया और उठकर बैठ गई। अंजुमन भी न चाहते हुए उठकर बैठ गया। तब मैंने उसकी तरफ एक नज़र डाली और देखा कि वो थोड़ा असहज हो रहा था। तब उससे बात करने के लिए मैंने कहा, अंजुमन, मेरा गला सूख गया है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी ला सकते हो? अंजुमन बिस्तर से उठा और पानी लेने चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, मुझे थोड़ी राहत मिली और उसे भी अपनी भावनाओं को संभालने का समय मिला। जब वो पानी लेकर लौटा तो मैंने एक नज़र उस पर डाली और देखा कि वो अब सामान्य था। तब मैंने उससे पानी का गिलास लिया और जल्दी से पी लिया। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर अंजुमन ने गिलास लिया और उसे किनारे पर रख दिया। फिर वो वापस बिस्तर पर आकर मेरे पास बैठ गया। फिर हमने कुछ हल्की फुल्की बातें की। फिर मैंने कविता के विषय में उससे बात की और पूछा कि उसने फिर से क्यों उसे देखना शुरू किया है। अंजुमन ने पहले तो मना किया, लेकिन मैंने उसे उदाहरण देकर समझाया कि मैंने कैसे देखा कि वो उसे देख रहा था। आखिरकार अंजुमन ने मान लिया कि मेरे मन में गलतफहमी हुई थी, लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। तब मैंने हंसते हुए उसे हल्की चेतावनी दी कि वो फिर से ऐसा ना करे। उसने हंसते हुए वादा किया और फिर हम दूसरे टॉपिक पर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए और मैं उसके रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई। अपने रूम में आकर मैं बिस्तर पर बैठ गई और उस पूरी घटना के बारे में सोचने लगी। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने खुद को आईने में देखने लगी। फिर सोचा, क्या मेरे स्पर्श से अंजुमन का कुछ संबंध था? जवाब मिला, हाँ, इसका अंजुमन से संबंध था। इसका मतलब था कि अंजुमन को मेरे और आकर्षण हो गया था। सोचते सोचते मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे अंजुमन का ध्यान कविता से हटाना होगा। मुझे पता था कि कैसे उसे कविता से दूर करना है। उस विचार ने मेरे अंदर फिर से एक नई सिहरन भर दी थी। अब मुझे पता था कि वो अनचाहा विचार क्या था। फिर उस घटना के बारे में सोचते हुए मैं खुद में खो गई। मुझे फिर से पसीना आने लगा और मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लगी। इसी दौरान कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन से मैं एक नए उत्साह के साथ काम में लग गई। मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपने रूप, सुंदरता और स्वास्थ्य पर। सबसे पहले मैंने सख्त डाइटिंग शुरू की, जिससे मैंने तले भुने और तेल मसाले वाले खाने को कम कर दिया। फिर मैंने घर पर ही एक्सरसाइज और योगा करना शुरू किया ताकि मेरी अनचाही चर्बी कम हो सके। करीब 2 महीने बाद मेरी मेहनत का असर दिखने लगा और मैं थोड़ी पतली हो गई। अब मैं स्लिम दिखने लगी थी। अब जब भी घर में कोई नहीं होता मैं एक्सरसाइज करती, इसलिए किसी को मेरी इस मेहनत का पता नहीं चला। फिर मैंने ढीले ढाले कपड़े पहनना बंद कर दिए और फिटिंग वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। पहले जब मैं मोटी हो गई थी तब मैंने अपनी पसंदीदा साड़ियाँ पहनना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैंने फिर से बनारसी साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। इससे मुझे बहुत खुशी मिली।
2 बच्चों के बाद काम-काज में उलझकर मैंने खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब मैंने फिर से खुद पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने हल्का मेकअप और लिपस्टिक भी लगाना शुरू कर दिया। हमारे बंगले के पास ही एक पार्लर था, जिसकी मालकिन मेरी दोस्त थी। वो मुझे हमेशा सर्विस लेने के लिए बुलाती थी, लेकिन मैं हमेशा उसे टालती रहती थी। अब मैं उसके पार्लर में जाकर फेशियल और ब्लीचिंग करवाने लगी। फिर मैंने अपने बाल छोटे कटवाकर रंगवा लिए और एक अच्छी हेयर स्टाइल बनवाई, जिससे मेरा चेहरा और भी आकर्षक लगने लगा। 1 महीने में ही मेरा पूरा रूप रेखा बदल गया था और मैं पहले से बिल्कुल अलग दिखने लगी थी। तब सभी ने मेरे इस बदलाव को नोटिस किया और मुझे बताया कि मैं कितनी सुंदर और मॉडर्न लगने लगी हूँ। मेरे इस बदलाव ने ख़ास तौर पर मेरे आसपास के पुरुषों और लड़कों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। अब मुझे फिर से वही कमेंट्स मिलने लगे, जैसे एक युवा लड़की को मिलते हैं। जब भी मैं कहीं जाती, लोग मुझे देखकर तारीफ करते और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मार्केट में पुरुषों का ध्यान मेरी ओर होता और मैं इसे एंजॉय करती। मेरे इस बदलाव का सबसे बड़ा असर मेरे बेटे अंजुमन पर हुआ था। पहले वो मुझे बस यही कहता, मम्मी तुम अब कितनी अलग दिखती हो। लेकिन अब वो मुझे उसी नज़र से देखने लगा, जैसे वो कविता को देखता था। घर में जब भी मैं होती, उसकी नज़रें मुझ पर हमेशा टिकी रहती। अब अपनी बेटी कविता को बचाने के लिए मैं अपना जलवा उसे दिखाने लगी थी। मैं उसकी हर मदद करने लगी और उसे अपनी झलक दिखाने लगी। पहले पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा। इस समस्या का समाधान खोजते हुए मैंने सोचा, लोहा लोहे को ही काटता है, और मैंने अंजुमन के मन से कविता को हटाकर अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। मैंने अंजुमन के मन में अपने लिए प्यार बढ़ाने की कोशिश की। यह एक बड़ा रिस्क था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सोच रही थी। मैंने तय कर लिया था कि जो होगा अब देखा जाएगा। फिर मैंने देखा कि अंजुमन के लिए मैंने अपने अंदर जो बदलाव किए थे, उसमें मुझे भी अच्छा महसूस होने लगा था। हर बार जब मुझे पता चलता कि अंजुमन मुझे देख रहा है, तो मुझे और भी ज़्यादा आनंद आने लगा। अब जब भी मैं कुछ करती तो कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देती, ताकि अंजुमन मुझे देख सके। सुबह के समय अगर वो घर पर होता तो वो दरवाजे के पास ज़रूर होता। जब मैं स्नान के बाद बाहर आती, तब मैं जानबूझकर ज़्यादा समय लेती, ताकि वो मुझे अच्छी तरह देख सके। जब हम दोनों टीवी देखते या बातें करते, तो मैं उसे अपने पास बुलाती, उसके साथ मजाक करती। मैंने उससे उसके कॉलेज की लड़कियों और फिल्मों की हीरोइनों के बारे में भी बातें करना शुरू कर दी। धीरे धीरे वो मुझसे और भी ज़्यादा खुलने लगा और मुझे उससे बातें करने में आनंद आने लगा। अंजुमन अब हमेशा मुझे देखने लगा था, जैसे कविता को देखता था। जब वो अपने कमरे में होता तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसके अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती। मैंने उसे कई बार मेरा नाम पुकारते हुए सुना। अब वो भी मेरा ध्यान खींचने के लिए कोशिश करने लगा। जब हम मस्ती करते तो वो मुझे छूने की कोशिश करता। धीरे धीरे अंजुमन का संकोच कम हो गया और वो ज़्यादा खुलने लगा। अब अगर मैं उसे इधर उधर छूते हुए देखती, तो वो जल्दी नहीं हटता, बल्कि शांतिपूर्वक वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाता। तब उसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया था कि वो मेरे लिए कितना परेशान है। एक दिन दोपहर में जब मैं कहीं बाहर से आई, तब अंजुमन ने दरवाज़ा खोला। वो कॉलेज से आया था और सिर्फ कविता घर में थी। तब उसने मुझे पानी ला कर दिया। जब मैंने कविता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो डांस की क्लास लेने गई है। इसका मतलब उस समय घर में केवल मैं और अंजुमन ही थे। अंजुमन के पापा रोज़ रात को देर से आते थे। दिन में घर पर या तो मैं अकेली होती या मेरे साथ अंजुमन और कविता होते। तब मैंने सोचा, अंजुमन घर में अकेला था तो शायद उसने कंप्यूटर पर फिल्म देखी होगी या कुछ और कर रहा होगा। मुझे यकीन था कि वो अकेले में कुछ न कुछ तो कर रहा होगा। तब बाहर से थकी हुई आई थी, इसलिए मैं सोफे पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। हालांकि मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं अंजुमन को हल्की सी नज़र से देख रही थी। वो बगल के सोफे पर बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था, लेकिन असल में वो मुझे ही देख रहा था। तब मैंने कॉटन की साड़ी पहन रखी थी और थोड़ा पसीना भी आ रहा था, जिसे मैंने साड़ी के पल्लू से पोंछा और फिर वैसे ही लेट गई।
जब मैंने आंखें खोली तो अंजुमन की नज़र मुझ पर ही थी। तब मैं धीरे से उठकर सीधा बैठी और उसने मेरी ओर देखा। तब हम दोनों की नज़रें मिलीं, लेकिन तब उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। उसने शांतिपूर्वक मेरी नज़रों का सामना किया और फिर टीवी देखने लगा। तब मैंने कहा, चलो मैं कपड़े बदलकर शावर लेती हूँ। ये कहकर मैं सोफे से उठकर गई। मेरी तरफ से ये उसके लिए एक संकेत था। मुझे पता था कि वो समझ जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ और वो गुपचुप मेरे पीछे ज़रूर आएगा। आज मैंने उसे परेशान करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मैं थकी हुई से अपने रूम में चली गई, दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और उसे पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा खुला रखा ताकि बाहर से अंजुमन देख सके। मैं अपने रूम में जाकर शावर लेने के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे कपड़े बदलना शुरू किया, ये जानते हुए कि अंजुमन दरवाजे की दरार से मुझे देख रहा होगा। मैंने शॉवर लिया और खुद को ताजगी महसूस करते हुए बाहर आ गई। अब मैं जानती थी कि अंजुमन वहीं आसपास होगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपने बालों को पोंछा और अपने रूम में आकर बैठ गई। अंजुमन अब भी वहीं पर था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। मैंने महसूस किया कि उसने अब पूरी तरह से मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैंने अपने कपड़े ठीक करते हुए उसे देखने का नाटक किया और फिर मुस्कुराई। अंजुमन, तुम कुछ कहोगे नहीं? मैंने उससे पूछा। तब वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, मम्मी, आप बहुत बदल गई हैं। अब आप बहुत सुंदर लगती हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं इतनी भी बदल सकती हूँ? अंजुमन ने सर हिलाया। नहीं मम्मी, लेकिन आप पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, मेरे इस छोटे से बदलाव ने अंजुमन के मन में जो खुशी पैदा की है वो अमूल्य है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसकी तरफ प्यार से देखा। अंजुमन, मुझे पता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन हमेशा याद रखना, जीवन में हर बदलाव के पीछे एक मकसद होता है। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम समझ सको कि खुद से प्यार करना और खुद का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। अंजुमन ने मेरी बात समझते हुए सर हिलाया और फिर हमें इस पल का आनंद लेने दिया। उस दिन के बाद से अंजुमन और मेरे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उसने मुझसे ज़्यादा खुलकर बातें करनी शुरू की और मैं भी उससे हर छोटी बड़ी बात शेयर करने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने की कदर करना सीखा और ये भी समझा कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे इस बदलाव ने हमें और भी करीब ला दिया और हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।